हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी लर्निंग अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या 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 चीज़ें पढ़ेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में क्या है। इसके आगे जिसके सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हम सॉल्व करना सीखेंगे, पर आज नहीं। आज पहले हम सिर्फ करंट के बारे में बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स जो कि सीबीएसई एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, वो भी डिस्कस करेंगे अपन लोग। तो इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में क्या होता है, इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप और ए कंडक्टर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम डेल्टा क्यू अपॉन टी भी लिखते हैं, टी क्यू बाई डी टी। या फिर अगर किसी एक स्टैंड पर निकालना है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आपका हो जाता है डी क्यू बाई डी टी। तो ये है, ये एक्चुअली में करंट की डेफिनेशंस है, करंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। और अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उसका चार्ज ऑब्वियसली क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई हो जाएगा। तो उसके केस में आपके पास जो ये करंट हो जाएगा एन ई अपॉन टी हो जाएगा। सिंपल चीज़ है। अब आते हैं करंट के यूनिट पर। करंट का यूनिट जो होता है, करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। एक्चुअली में स्केलर भी नहीं कह सकते इसको आप, एक्चुअली टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर का मतलब क्या होता है कि सपोज जैसे मैं आपको बता के दिखाता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक ये करंट इस तरह से आ रहा है, ये इसका ये कंडक्टर है दूसरा वाला, और तीसरा जो कंडक्टर है वो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक करंट अगर I1 आ रहा है, एक करंट I2 आ रहा है, एक करंट I3 आ रहा है। तो अब ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ पर आप क्या करते हो, जंक्शन लॉ लगाते हो। I1 प्लस आप देखोगे कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है। ये है, पर इसमें क्या है कि ना ये स्केलर तो है ही, क्योंकि स्केलरली ऐड हो रहे हैं, ये स्केलर तो है ही। लेकिन अगर ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर फिर अगर ये वेक्टर होता तो फिर ये वेक्टर की तरह ऐड हो रहे होते कंपोनेंट निकाल के, है ना, डायरेक्शन के हिसाब से। पर ये स्केलरली ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब वेक्टर नहीं है। पर अगर एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर करंट का डायरेक्शन में रिवर्स कर देता हूँ इधर, तो I2 ना माइनस I2 बन जाएगा। तो इसलिए डायरेक्शन डिपेंडेंट भी हो रहा है। तो ना तो ये कंप्लीट स्केलर है, ना ये कंप्लीट वेक्टर है। तो उसको हम एक्चुअली में टेंसर कहते हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में आपको इसको स्केलर की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। आईआईटी में आप इसके टेंसर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर होता है। अब आते हैं करंट डेंसिटी पर। करंट डेंसिटी इज व्हाट, is the ratio of current at that point to the area of the cross section of the conductor at that point। यानी कि करंट डेंसिटी होता है, इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज करंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है जो कि आपका करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट ने इसका जो यूनिट होगा वो होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वाई, बिकॉज करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना। क्लियर है, बहुत इजी है। अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। कंडक्टर में, कंडक्टर जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। और कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसमें इजीली मूव करते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। जिस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, उसको हम कहते हैं कंडक्टर।
सॉलिड कंडक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेटालिक कंडक्टर, मेटल वाले, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर में भी ये कंडक्टर ही होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है। और दूसरा लिक्विड कंडक्टर्स भी होते हैं। लिक्विड कंडक्टर्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अभी कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स में इजीली फ्लो कर सकते हैं। कंडक्टर्स तीन टाइप के होते हैं, मेटालिक, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, लिक्विड कंडक्टिविटी, जिसमें आप सेल्स के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हो, और उसमें से आयंस की वजह से, आयंस के मूवमेंट की वजह से हमारी बैटरी में से ईएमएफ जनरेट होती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन होता है ना। अब इसके बाद आते हैं, बेसिक चीज़ें थी ये, बस ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। करंट डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, एम्पियर करंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डायरेक्ट ओम्स लॉ पे। तो ओम्स लॉ एक अकेली ऐसी लॉ है जिसकी वजह से सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना हमने स्टार्ट किया था। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वोल्टेज थ्रू एनी कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो होता है रेजिस्टेंस। अब मैं आपको पहले हल्का सा इसको थोड़ा सा आइडियली बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या। सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दो एंड है, इन दोनों एंड्स के बीच में अगर आपके पास वोल्टेज डिफरेंस V है, V वोल्टेज डिफरेंस है, और करंट इसमें से अगर I जा रहा है, मतलब इसमें से करंट I अमाउंट जा रहा है, और सपोज इसका जो रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस मैं आपको दे देता हूँ, इसका रेसिस्टेंस R है, इसमें से करंट जा रहा है I। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स A और B इज इक्वल टू, ये होता है प्रोपोर्शनल होता है I के, जो करंट इसमें से पास हो रहा है। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ये होता है R। तो R की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। R एक कांस्टेंट होता है और इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस, है ना, रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम। क्लियर। तो ये होता है। अब यहाँ पर क्या है कि वोल्टेज और करंट का जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसका स्लोप m होता है, इसमें m इज इक्वल टू tan थीटा होगा। तो m इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर इसका अगर आपसे पूछा जाए तो रेसिस्टेंस जो होगा इसका स्लोप होगा, ये tan थीटा होगा, है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ, तो आप इसको रखेंगे, स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ इज रेसिस्टेंस। करेक्ट। अब आगे चलते हैं। ओम्स लॉ अपन ने सीख लिया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। जब रेसिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। और रेसिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इंक्रीजेस, और उसकी वजह से क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो चेंज हो जाता है करंट का, इलेक्ट्रॉन्स का, और उसकी वजह से करंट इजीली कंडक्ट नहीं होता, उसकी वजह से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो करंट जो होता है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है, आर टू विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आर टू इज इक्वल टू R1 इंटू वन प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1, जिसमें अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, यहाँ पर दिया हुआ है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस averaged over T1 and T2 डिग्री सेल्सियस। R1 और R2 रेसिस्टेंस है, T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। ठीक है।
तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपसे डेरिवेशन भी पूछी जाती है। तो मैं आपको बेसिकली इसका थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली क्या होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस पे ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सी जो कौन नॉर्मल एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी पूछे जाता है। नाउ लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है कि एक किसी भी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है ना। दिस इज इलेक्ट्रॉन और उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, सपोज इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लग रही है ना, ब्लू वाले के डायरेक्शन में। और इसकी जो वैल्यू है, एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, ई इंटू ई, इस राइट वाले डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में मूव कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे राइट से लेफ्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट से लेफ्ट है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होगा। करेक्ट। क्यों? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। समझ गए आप? तो अब यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स इधर लग रही है, तो इसका मास अगर मैंने दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है स्मॉल m है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, acceleration of the electron that should be equal to force divided by mass is equal to E into E upon m, mass m। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सपोज टाउ अगर आपको दिया हुआ है कि सपोज टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मीनिंग अगर मान लीजिए ये जो पॉइंट हमने जो ए दिया हुआ है और बी, ये दो पॉइंट कौन कौन से हैं कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से ए से स्टार्ट कर किया मूव करना और बी तक पहुँचा, और उसमें क्या है कि यहाँ जिसमें टाउ क्या है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो उसको टाइम मिलता है वो टाउ होता है। अब मान लेते हैं कि इसके केस में इस रिलैक्सेशन टाइम में जो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स जो वेलोसिटी अचीव करेगा वो क्या होगा, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो u तो उसकी जीरो है, u प्लस ए ई इंटू टाउ। तो यहाँ पर जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी दैट शुड बी इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू टाउ, जो कि यहाँ पर आपको फॉर्मूले में दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये निकाल के बता दिया है कि एक्चुअली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसा निकलता है। अब टाउ इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब चलते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यह नहीं हुआ है क्या, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट का जो एक रिलेशन होता है वो भी मैं डिराइव कर देता हूँ। सपोज अगर आपको किसी भी कंडक्टर में जिसमें बोला हुआ है कि देयर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर इसका एरिया अगर आपको दिया हुआ है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है इस कंडक्टर का है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल चार्ज कितना होगा ए और बी के बीच में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इतना है एन है, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हो गए, ये टोटल चार्ज इतना हो गया, पर ये इतने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हमें टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू ए इंटू इसका लेंथ, है ना। इसकी अगर मैंने लेंथ ली एल तो इसकी लेंथ ये, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर टोटल चार्ज आ गया इन द टोटल वॉल्यूम इन दिस वॉल्यूम। अब मुझे करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एन ई ए इंटू एल अपॉन
डेल्टा टी। पर यहाँ पर हमें पता है कि एन ई ए इंटू एल बाई डेल्टा टी क्या है, लेंथ अपॉन डेल्टा पूरा टाइम इज दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई, एन ई ए वी डी, बिकॉज एल बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यानी कि क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो ए से बी तक जाने में उसको जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया डिवाइड बाई टोटल टाइम, दैट विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। क्लियर। अब आते हैं दूसरे एक्सप्रेशंस पर। दूसरे एक्सप्रेशन में यहाँ पर आपको क्या क्या एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज is the ratio of the drift velocity of electron to the applied electric field. It is called mobility. तो Vd को E से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोबिलिटी आ जाएगा Vd अपॉन ई, जो मैंने पहली इक्वेशन बनाई है। इस पहली इक्वेशन में अगर आप Vd अपॉन ई करेंगे तो ई टाउ बाई एम ही आएगा, वो सेम आंसर आ गया। रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, वेरियस मटेरियल। रेसिस्टिविटी किस तरह से डिफाइंड है, अब रेसिस्टिविटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमें एक चीज पता होती है कि रेसिस्टिविटी J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है। ये एक रिलेशन होता है जिसमें J क्या होता है, J इज द करंट डेंसिटी, विच इज I अपॉन ए, है ना। और सिग्मा जो होता है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, और ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। Resistivity for any conductor is defined as rho is resistivity, it is defined as rho L upon A। अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसकी लेंथ है L, है ना, इसकी लेंथ है L, तो उसके केस में जो उसका और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A दिया हुआ है, तो उसके केस में जो उसकी रेसिस्टिविटी होती है, दैट रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रो L बाई ए। ये इसकी लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है हमें A, तो R इज इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो रो L बाई ए डिफाइन होता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। मैं सभी इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मूले यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। तो इससे आपको पास अब J इज इक्वल टू सिग्मा ई, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, इस फॉर्मूले से आप सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप इससे निकालेंगे सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू। अब J क्या है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए है ना। तो J की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, ऊपर वाली रिलेशन, ये रिलेशन नंबर 2 से अगर आप देखें तो रिलेशन नंबर 2 से आपकी जो J की वैल्यू हो गई एन ई वी डी, ई की वैल्यू हमें पता ही है, तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एन ई वी डी अपॉन ई। ठीक है, ये आ गया। पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या थी, ई टाउ बाई एम, तो एन ई बाई ई इंटू ई टाउ अपॉन स्मॉल एम है। यहाँ पर ई और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम आ गया। वीडी की वैल्यू हमने रिलेशन नंबर 1 में निकाली थी ना, तो उससे, तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सिग्मा होता है। तो रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा, यानी कि एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये एक आपके पास रिलेशन बन गया है इसका। और यहाँ पर आपके पास एक और रिलेशन आ गया है कि सिग्मा
क्योंकि कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है ना, ये हो गई। और करंट डेंसिटी की वैल्यू भी आपने निकाल ली है, यहाँ पर करंट डेंसिटी इज NEVD। ठीक है। अब यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन जो आपको चीज समझनी पड़ेगी वो क्या है, सारी डेरिवेशन रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, मैंने यहाँ पर डिराइव कर दी हैं आपके लिए, तो ये सब डेरिवेशन रिलेटेड चीजें हो गई हैं आपकी। तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी हमने निकाल दी है रो, रो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जिस तरह से रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, उसी तरह से रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। ठीक, ऐसा यूनिट इसका मोहो होता है या फिर सीमन होता है ना। ये आप डायमेंशन यूनिट तो आप निकाल सकते हो। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, मैंने अभी अभी आपको बताया था, है ना। इसका यूनिट मो पर मीटर होता है। और रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, आई इज इक्वल टू NEAVD मैंने अभी अभी ऊपर निकाला था, और जे इज इक्वल टू सिग्मा ई भी मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया था। ठीक है ना। तो ये है सुपर कंडक्टिविटी। फिर उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी क्या कहते हैं इसको, सुपर कंडक्टिविटी जब रेसिस्टिविटी ऑफ ए सर्टेन मेटल अलॉय ड्रॉप टू जीरो, है ना। मतलब सुपर कंडक्टिविटी मतलब वो इतना ज़्यादा कंडक्टिव है कि उसके अंदर बिल्कुल भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। और ये चीज़ तब होती है जब व्हेन दे आर कूल टू ए बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, जब बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है ना, तो रेसिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मटेरियल या फिर अलॉय जीरो हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक। तो ये सब इसको जो यूनिट दिए हुए हैं सब आपके इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब कवर हो चुके हैं। हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे। पर ये जो डेरिवेशन मैंने कराई है ना, दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बिट सेट वगैरह में पूछे जाएंगे डायरेक्ट एज इट इज। आप भले ही इनको कितना भी इजी समझ लें, लेकिन इसकी वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट। Now let us solve a JEE advanced problem. Question is, in an aluminum bar of square cross section, a square hole is drilled and is filled with iron as shown in the figure. अच्छा, ये जो है ना, ये रेड वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज आयरन। जो ग्रीन वाला मैंने दिखाया है, दिस इज आयरन। ये एल्यूमिनियम का बार था टोटल, येलो वाला। और इसमें क्या है ना, इन्होंने होल होल ड्रिल किया है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन दिया हुआ है इसमें। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी टू फिल्म्स ऑफ द कंपोजिट बार। अच्छा, अब देखिए क्या है ना, कि एल्यूमिनियम का एक रेजिस्टेंस होगा, आयरन का एक रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमें क्या पता है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, रो एल्यूमिनियम इंटू लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम बार बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करेक्ट, एल्यूमिनियम का। और रेसिस्टेंस ऑफ आयरन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन इंटू लेंथ ऑफ आयरन बार बाई एरिया ऑफ आयरन बार। ठीक। अब क्योंकि ये दोनों रेसिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि एंड सेम वोल्टेज डिफरेंस पे कनेक्टेड है ना। जो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो सरफेस है लेफ्ट वाला, और ये वाला सरफेस है जो राइट वाला, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस तो सेम ही होगा, है ना। इसके और इसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में एक के नीचे कैसे कनेक्टेड है, अंदर अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आर नेट जो होना चाहिए, 1/r नेट मस्ट बी इक्वल टू 1/r एल्यूमिनियम प्लस 1/r आयरन। तो ये होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कि जब आप आर एल्यूमिनियम निकालेंगे ना, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम, तो रो एल्यूमिनियम तो आपको पता है, रो एल्यूमिनियम कितना है, 2.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल, लेंथ कितना है एल्यूमिनियम रॉड का, 50 mm, विच इज 50 इंटू 10⁻³ हो गया, अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम बार। अब एरिया ऑफ एल्यूमिनियम के बार क्या होगा, 7 स्क्वायर इंटू 10⁻⁶, यानी स्क्वायर है ना एरिया, माइनस 2 स्क्वायर इंटू 10⁻⁶, यानी कि एरिया ऑफ, मतलब जो एरिया मैंने यहाँ पर लिखा है वो कौन सा एरिया है, दिस एरिया
रिमूव्ड मतलब एरिया माइनस द एरिया ऑफ आयरन बार, बिकॉज एल्यूमिनियम बार का जो क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, वो है जो मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ आपको। ये ब्लू कलर वाला जो है ना, ये है एल्यूमिनियम का एरिया, और जो अंदर जो ग्रीन कलर के अंदर जो रेड वाला है, ये है आयरन का एरिया। तो यहाँ पर हमने ये चीज करी है। ऐसे ही आर ऑफ आयरन क्या होगा, आर इज इक्वल टू, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है 1 × 10⁻⁷ इंटू लेंथ है 50 × 10⁻³ बार की, अपॉन इसका जो एरिया होगा वो होगा 2² × 10⁻⁶, 2 × 10⁻³ इसका साइड है, मतलब 2 mm, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और उसका एरिया की स्क्वायर बार। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे और आप इसमें डाल देंगे आर एल्यूमिनियम और आर को, तो आपके पास यहाँ पर आर नेट की वैल्यू जो आएगी, आर नेट विल बी इक्वल टू योर आर एल्यूमिनियम इंटू आर आयरन अपॉन आर एल्यूमिनियम प्लस आर आयरन आएगा। तो यहाँ पर जो आर नेट की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, आर नेट इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आप सॉल्व करके निकालेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 1875/64 इंटू 10⁻⁶, विच इज योर आंसर बी। तो ये है आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पर ट्रिकी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस से पूछे जाते हैं। 2015 में पूछा गया था सिंगल आंसर टाइप। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।